बापू सा इरावती की बातों से परेशान होकर उस पर हाथ उठाते हैं, लेकिन चारुलता उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। इरावती गुस्से में बापू सा को काफी भला बुरा कह देती है, जिसे सुन उन्हें इरावती का ठीक से ख्याल ना रखने से खुद पर पछतावा होने लगता है। राजदीप राजवैद नागराज को लेकर इरावती को विष देकर मारने की कोशिश करता है। इरावती जैसी बेवकूफ लड़की हमने आज तक नहीं देखी। हम पर शक होने के बावजूद भी राजवैद जी की दी हुई औषधि उसने चुपचाप स्वीकार कर ली। कुंवर राजदीप अपने महल में जयराज के साथ बैठ, इरावती जैसी बेवकूफ लड़की हमने आज तक नहीं देखी। हम पर शक होने के बावजूद भी राजवैद की दी हुई औषधि उसने चुपचाप स्वीकार कर ली। कुंवर राजदीप अपने महल में जयराज के साथ बैठ इरावती का मजाक उड़ा के ठहाके लगा रहा था। जयराज ने उसे कहा, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो डर ही था कि कहीं उस पागल ने बापू साहब के सामने सच उगल दिया तो। जयराज की बात पूरी होने से पहले ही राजदीप ने उसे कहा, दोस्त हैं तुम्हारे, ऐसे कैसे तुम्हें किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। वो पागल बापू साहब से कुछ कह ना दे, इसीलिए तो दुर्गेश के आते ही हम वहाँ राजवैद को लेकर चले गए थे। जयराज ने कहा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। राजदीप ये सुनकर जोर से हंस दिया। उसने कहा, हो जाएगा नहीं, हो चुका है। अब तक तो इरावती की मानसिक ही नहीं, शारीरिक परेशानी भी हमेशा के लिए दूर हो चुकी होगी। इस पर जयराज बोला, तब तो इस खुशी के मौके पर आज रात जश्न हो जाए। राजदीप हंसते हुए अचानक से चुप हो गया। उसने पलटकर उसे बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, कैसे दोस्त हो तुम? यहाँ आज मेरी मंगेतर की मौत हुई है और तुम जश्न मनाने की बात कर रहे हो? जयराज ये सुन हंस दिया। उसने कहा, ठीक है, कुछ घंटे उसकी मौत का मातम भी बना लेना। तभी वहां दरवाजे पर दस्तक देकर दरबान ने अंदर आने की अनुमति मांगी। राजदीप ने उसे इशारा कर अंदर आने को कहा। उन्होंने उससे पूछा, क्या खबर आई है? दरबान ने डरते हुए कहा, अब कुंवरी सा इरावती आपसे मिलना चाहती है। राजदीप ये सुन बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, हमसे गुस्ताखी करने की सजा पता है ना तुम्हें? दरबान ने दबी हुई आवाज में कहा, गुस्ताखी माफ हो कुंवर सा, कुंवरी सा इरावती मेहमान खाने में सच में आपका इंतजार कर रही है। राजदीप एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने दरबान को वहां से जाने को कहा और फिर जयराज को इशारा करके अपने साथ चलने को कहा। मेहमान खाने में बैठी इरावती को देख राजदीप बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इरावती को जिंदा देख जयराज ऐसे डर रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। इरावती राजदीप और जयराज दोनों को साथ में देख जोर से हंस दी। वो बोली, हैरान होने और डरने की कोई बात नहीं है। हम जीती जागती इरावती है, उसका भूत नहीं। राजदीप अब भी उसे हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके पीछे खड़े जयराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उससे कुछ पूछा। राजदीप उससे कुछ कहता इसके पहले इरावती बोली, हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बापू सा का भिजवाया हुआ ये तोहफा खोलकर देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम इरावती का भूत नहीं है। ये बोल इरावती ने अपने साथ लाया हुआ बक्सा राजदीप के हाथों में रख दिया। राजदीप ने घबराते हुए उसे खोला। उस बक्से में रखी चीज देख राजदीप से ज्यादा हैरानी जयराज को हुई। उसने इरावती से घबराई हुई आवाज में कहा, ये तो मेरा लॉकेट है। इरावती जोर से हंस दी। उसने जयराज से कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। उस दिन हमसे मिलने के लिए आपने कुंवर राजदीप के कपड़े पहन उनका भेष तो बना लिया था, पर अपने गले में पहना ये लॉकेट आप बदलना भूल गए थे, है ना? ये सुनते ही राजदीप ने ऊंची आवाज में कहा, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? फिर से कौन सा पागलपन आपके दिमाग में सवार हो गया? जयराज इरावती के हाथ में लॉकेट को देख बुरी तरह से घबरा रहा था। इरावती ने अपना होठ तिरछा करके कहा, पागलपन तो आपने किया था उस दिन कुंवर सा। अपने इस दोस्त को खुद के कपड़े पहनाकर पुराने मंदिर में हमसे मिलने भेजने के पीछे हमें बदनाम करने का ही इरादा था ना आपका? राजदीप ने कहा,
क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके इसी पागलपन का इलाज करवाने के लिए हम आपकी हवेली राजवैद्य जी को लेकर आए थे, पर लगता है आपने उनकी दी हुई औषधि अभी तक नहीं ली। औषधि? ईरावती ने ताना मारा। वो बोली, उस हादसे के बाद बदनामी के डर से फांसी लगाने के बाद भी हम बच गए, तो आप औषधि के बहाने हमें विष देने हमारी हवेली पर ही आ गए। दाद देनी पड़ेगी आपकी इस हिम्मत की, कुंवर साहब। राजदीप ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ, आपको गलतफहमी हो रही है। हम भला आपको विष क्यों देंगे? ईरावती हंस दी। वो बोली, इसी सवाल का जवाब लेने तो हम आपके पास आए हैं। आखिर आप हमारी जान क्यों लेना चाहते हैं? राजदीप ने फिर से अपनी बात दोहराई। आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं ईरावती। आपके पास क्या सबूत है कि आपको दी हुई वो औषधि विष है? ये सुन ईरावती ने उसी बक्से में से वो ही पुड़िया बाहर निकाल ली। उसने राजदीप से कहा, हम इसे अपने साथ लेकर आए। अगर ये मानसिक थकान दूर करने की औषधि है तो इसे थोड़ा थोड़ा आप दोनों के ले लेने से इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाएगी। ये सुन राजदीप ने ऊंची आवाज में कहा, आप हमारी मंगेतर नहीं होती तो हम इसी वक्त आपको धक्के देकर यहाँ से बाहर कर देते। ईरावती हंसती। उसने बक्से से एक पौधा निकाला और कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कुंवर, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें बेवकूफ समझने की भूल कर रहे हैं। हमें शक तो उसी दिन हो गया था जब वैद्यराज हमें औषधि देकर मुस्कुराए थे। हमने इस औषधि को खुद ना लेकर इस पौधे में डाल दी थी और ये पौधा चंद घंटों में ही मुरझा के सूख गया था। राजदीप चुपचाप ईरावती की बात सुने जा रहा था। तभी ईरावती ने आगे बढ़ वो औषधि वहां रखे एक दूसरे पौधे में डाल दी। कुछ ही पलों में वो पौधा भी सूख गया। ईरावती ने आगे कहा, अगर आप हमसे ये रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो सीधे कह दीजिए, हमारी जान लेकर आपको क्या हासिल होगा। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। ईरावती वहां से जाने लगी, लेकिन जाते हुए उसने पलटकर राजदीप से कहा, अब अगर आपने फिर से हमारी जान लेने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक हम चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। ईरावती वहां से चली गई। उसका बदला हुआ ये रूप देख राजदीप बुरी तरह से हैरान था। वो बुदबुदाया, इस बेवकूफ लड़की में अचानक इतनी हिम्मत और होशियारी कहां से आ गई? ईरावती जब वापस हवेली में आई तो वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। कमरे का दरवाजा बंद कर वो बिस्तर पर लेट गई। वो खुद से बोली, हमें अगर यहाँ जिंदा रहना है तो कुंवर से बच के रहना होगा। हमें उन सबका पता लगाना होगा जो कुंवर का साथ दे रहे हैं। उसने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद वो फिर से बोली, इस कमजोर शरीर की वजह से हम शायद ही अपना अधूरा काम पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले हमें शरीर को ही ठीक करना होगा। तभी उसे उस दिन अलमारी में दिखी वो किताब का ख्याल आया। वो हिम्मत करके उठकर बैठ गई। वो अलमारी को देखने लगी और बुदबुदाई, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। उस किताब में जरूर कुछ है जो हमारे काम आ सकता है। धीरे से अलमारी के पास जाकर उसने उसे खोला और फिर वहां पास में रखे एक स्टूल पर चढ़ वो उस किताब को लेने की कोशिश करने लगी। इस बार वो किताब उसके हाथ लग गई। उसे देख वो पूरी तरह से चौंक गई। वो बुदबुदाई, औषधि विज्ञान की किताब? ऐसी किताब तो हमने हिमावत में प्रयोगशाला में देखी थी। उसने किताब खोलकर कुछ पढ़ा और फिर अचानक से बुदबुदाई, इस शरीर को मजबूत बनाने का उपचार तो मिल गया, लेकिन औषधि बनाने के लिए हमें सारी चीजें रसोई घर में ही मिलेंगी। वो रसोई घर की तरफ जाने लगी, पर तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, सबके सामने तो हम तहखाने में जा नहीं सकते। एक काम करते हैं, अभी रसोई घर में जाकर ही देखते हैं कि चारुलता क्या कर रही है। हमें पहले उसे ही इधर उधर करना होगा, तभी हम तहखाने में जा पाएंगे। यही सोच वो रसोई घर में चली गई। उसे वहां अचानक से आया देख चारुलता ने उससे पूछा, लाडो सा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं खाना लेकर आपके कमरे में ही आ रही थी। ईरावती ने कहा, हमसे रहा नहीं गया तो हम देखने चले आए कि आज हमारे लिए क्या बना है। चारुलता उससे कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तभी एक और दासी की तरफ देखकर उसने चारुलता से पूछा, अब ये एक और थाली किसके लिए तैयार कर रही हैं? बापू सा तो इतनी जल्दी खाते नहीं है। चारुलता ने अटकते हुए कहा, अब वो बापू साहब से मिलने कोई आया है, उन्हीं के लिए है। ईरावती को लगा कि वो उससे कुछ छिपा रही है, पर उसने चारुलता से आगे कुछ नहीं कहा। तभी वो उस दासी के पीछे जाने लगी।
वो दासी गलियारे से हो तहखाने की तरफ जा रही थी। ईरावती ने मन ही मन सोचा, चारुलता हमें तहखाने में नहीं जाने देगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम जब तहखाने की तरफ जाएं तो किसी का ध्यान हमारी तरफ हो ही ना। सोचते हुए वो गलियारे की दूसरी तरफ जाने लगी। वहां से कुछ दूर जाकर वो अचानक जोर से चीखी, साहब, साहब, हमने वहां सांप देखा। उसकी चीख सुन आसपास मौजूद पहरेदार वहां आ गए। ईरावती इशारा कर उन्हें बोली, वहां उस तरफ हमने काला बड़ा सा सांप जाते देखा। चारुलता भी तभी वहां आ गई। सभी की नजरें ईरावती की बताई जगह पर थी और पहरेदार वहां सांप को ढूंढ रहे थे। मौके का फायदा उठाकर ईरावती धीरे से वहां से निकल गई और तेजी से तहखाने की तरफ जाने लगी। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था और बांसुरी की आवाज वहीं से आ रही थी। वो फुर्ती से अंदर घुस गई। तहखाने के अंदर अंधेरा था। वो धीरे धीरे बांसुरी की आवाज की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से बांसुरी की आवाज आना बंद हो गई। ईरावती को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान हो गई और बोली, यह हवेली अजीब रास्तियों से भरी पड़ी है। आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? अब उसका पता कैसे लगाए? हिम्मत कर वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसे दूर से आती हुई थोड़ी सी रोशनी नजर आई। वो आगे जाने लगी। एक छोटे से दरवाजे से होकर वो तहखाने के उस कमरे के अंदर चली गई जहाँ छोटे से झरोखे से छनकर सूरज की रोशनी आ रही थी। उसी झरोखे के पास एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने किसी के आने की आहट सुनी तो तुरंत ही अपने पास रखी तलवार उठा ली और जोर से बोला, वहीं रुक जाओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ईरावती कुछ समझ पाती इससे पहले उस आदमी ने वो तलवार उसे मारने के लिए उसकी तरफ फेंकी। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उस पर वार किया था। उस आदमी के वार से बचते हुए ईरावती वहां रखी पीतल की एक मूर्ति से टकरा गई। उस मूर्ति के साथ ईरावती खुद भी नीचे गिर गई। तहखाने में उस मूर्ति से गिरने से जोर से आवाज हुई और कुछ देर तक वो आवाज वहीं गूंजती रही। ईरावती घबरा गई। उसे अपनी जान से ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि कहीं आवाज सुन के चारुलता यहाँ ना आ जाए। कौन है वो आदमी? क्या ईरावती इसका पता लगा पाएगी? और क्यों कहते वो उस तहखाने में?